CAG, Comptroller and Auditor General of India. Hello, welcome students. COMTIRIA, high quality constitution, complete gist or the crux or the juice of the NCERT will provide for the students. When the student crack the question at the time, at the moment of the examination hall, some question are doubtful. There are not that students are not totally prepared, but if यहाँ पर ये होता है, यदि उस पॉइंट पर, उस स्टेज पर क्लिक नहीं किया माइंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ऐसे ही क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूज्ड एग्जामिनेशन हॉल सीरीज को लेकर आया है कॉमटेरिया YT चैनल। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। कैग का जो छूटा हुआ हमारा पोर्शन था, कैग में हमने कहा था कि इसके द्वारा भारतीय संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिकता निधि, सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है। खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करने के दो आधार हैं। खर्च करने वाले लेखा परीक्षण करने का दो आधार हैं। हमने एक बताया था एम उद्देश्य, दूसरा हमने बताया था अतिव्ययता। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, व्यय करना है। तो ये दो हमारे पास आधार हैं, जिसमें कि सबसे पहला हम डिस्क्राइब करते हैं आपको कैग के अंतर्गत उद्देश्य क्या है। ऑडिट के समय एम क्या होता है कि जिस उद्देश्य से सरकारी धन, जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ, आपको दिया गया डिपार्टमेंट को फंड कि ये गवर्नमेंट फंड है, ये आपको दिया जा रहा है, तो जिस उद्देश्य से वो निर्गत होता है उसी के लिए खर्च, उसी के लिए आप खर्च कीजिए। जिस उद्देश्य से गवर्नमेंट आपको निर्गत करती है धन, तो उसी के लिए खर्च किया गया या नहीं। उसी उद्देश्य के लिए आप लोग पैसा खर्च किया कि नहीं, यही पता करता है उद्देश्य में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस। और दूसरा हमारे पास जो है अतिव्ययता पे हम फोकस करते हैं। ये ऑडिट के दो आयाम है कि एम क्या था, जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ, आपको दिया गया, निकाला गया, आपके डिपार्टमेंट ने निकाला उस पैसे को, या आप अगर एनजीओ चला रहे हैं, आपने सरकार से मदद ली, तो जिस उद्देश्य से आपने धन को निकाला, उसका एग्जैक्ट उसी जगह यूज हुआ कि नहीं। और दूसरा पॉइंट होता है कि अतिव्ययता, सरकारी धन खर्च करने का सरकारी धन खर्च करने में धन निर्गत हुआ, धन के अत्यधिक, सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक। अब देखिए क्या हो गया, अत्यधिक मतलब अधिक से अधिक, अतिव्ययता मतलब धन के अत्यधिक दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग करते हैं लोग। धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। क्या क्या करता है कि सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जो है जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको बोलते हैं अतिव्यय। स्टेप्स क्या होंगे, कैग की रिपोर्ट, ध्यान दीजिए स्टेप्स क्या होंगे। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या स्टेट में राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा स्टेप कैसे चल रहा है। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल, संसद के प्रत्येक सदन, ध्यान दीजिए सीक्वेंस को, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य में है तो विधानमंडल, मैं बराबर से आपको पढ़ाता आ रहा हूं,
उसके बारे में, फिर लोक लेखा समिति के पास। ये पूरा सीक्वेंस है क्या रिपोर्ट की, और इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या करते हैं, निष्कर्ष निकाला जाता है। ये है क्या है सीक्वेंस हमारे पास। जब रिपोर्टिंग करता है कैग, उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास, फिर संसद के प्रत्येक सदन में या विधानमंडल में राज्य में है तो उसके बाद लोक लेखा समिति, और फिर निष्कर्ष निकलता है। ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी एक रिपोर्ट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये में कैग लिखा हुआ है कैग। तो कैग के रिपोर्टिंग के दो आधार है, एम और अतिव्ययता। एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ उसी के लिए उसको खर्च किया गया या नहीं। अतिव्ययता में क्या है, सरकारी धन खर्च करने में, सरकारी धन खर्च करने में धन निर्गत धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। कौन जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करता है, कैग। दुरुपयोग पर धन के कैग इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। तो क्या करता है कि कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल, संसद के प्रत्येक सदन या विधानमंडल, फिर लोक लेखा समिति, और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे उसको। और क्या होता है, दूसरी जो विशेषता है आर्टिकल 149 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो फंक्शंस और पावर्स हैं, उसमें दूसरी विशेषता है किसी कर या शुल्क, किसी टैक्स या फीस के शुद्ध आगमों, उससे कमाई हो जा रही है, शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है। कैग का मतलब पूरी जांच करता है, निर्धारण करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस जो होती है हमारी, बहुत ही विशेष ऑफिस है इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत। इस सारे प्रकार के ऑडिट करती है। ऑडिट के जो स्टेप्स होते हैं इसको बहुत ही हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को समझिए, बहुत ही ध्यान से, कि इनके दो आधार हैं, उद्देश्य और अतिव्ययता। उद्देश्य में कहते हैं क्या है कि जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ उसी के लिए खर्च किया गया या नहीं, इसकी जांच होगी। अतिव्ययता में क्या होगा कि सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। और कैग की रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाती है, संसद के प्रत्येक सदन में या राज्य के विधानमंडल के समक्ष, और फिर लोक लेखा समिति के समक्ष, और लास्ट में कंक्लूजन हमें मिलता है। क्या मिलता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालते हैं। और दूसरी जो फंक्शंस हैं, किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, कैग की, इनकी नियुक्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वह का मतलब और कार्यकाल 6 साल, या जैसे कि यूपीएससी के सदस्यों का था 65 वर्ष। इसमें जो भी पहले हो जाए, पूरा जो पहले हो, इसका मतलब अंडर ब्रैकेट हम लिख रहे हैं कि जो भी पहले हो, चाहे 6 साल की अवधि हो जाए या उनका 65 साल कि जीवन का 65 वर्ष पूरा हो जाए, दोनों कंडीशन में। इनकी कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा, और इनका कार्यकाल ड्यूरेशन 6 इयर्स या 65 इयर्स एज, जो भी पहले हो,
तक रहता है। ठीक है, ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक एक लेक्चर को बहुत ही सलीके से हम यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, और जितना एक्सप्लेन कर सकेंगे एक सेशन में, एक लेक्चर में, उतना ही कंटेंट हम लेके चलेंगे। कोई हमें जल्दी नहीं है, बहुत ही आराम से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हम कैग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक रिवीजन आपको दे रहा हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 149, इनके फंक्शंस को, ड्यूटीज को क्लियरली हम मेंशन कर रहे हैं कि ये दो बेस हैं। क्या है कि दो बेस है वर्किंग की। पहला एम है इनके पास, एक उद्देश्य होता है कि जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ है, दिया गया है किसी डिपार्टमेंट को, जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ है, उसी उद्देश्य के लिए इसका खर्च किया गया, यूज किया गया या नहीं किया गया, इसकी जांच करते हैं कैग। दूसरा जो पैमाना होता है जांच का, अति व्ययता होता है कि सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक, सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोगों पर कैग जांच करता है और क्या तैयार करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एक रिपोर्ट तैयार। कौन तैयार करता है, कैग। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल, संसद के प्रत्येक सदन या विधानमंडल, लोक लेखा समिति, अंत में निष्कर्ष, कंक्लूजन, किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण करते हैं। और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वहां तक। और कैग जो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को, किसको देते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन जो देते हैं वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, उससे नीचे के पदाधिकारी को बिल्कुल नहीं। तो इसके कैग के दो आधार थे, एम और ज्यादा से ज्यादा व्यय करना, अति व्ययता। एम में क्या था कि जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ है उसी के लिए उसको यूज किया जा रहा है कि नहीं, ये जांच करेंगे हम ऑडिट में। और दूसरा क्या जांच करते हैं ऑडिट में, क्या डिपार्टमेंट, कि सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करती है। और कैग की रिपोर्ट जो सीक्वेंस हमारा होता है कि कैग की रिपोर्ट, उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल, उसके बाद संसद का सदन या तो विधानमंडल में आता है, फिर उसके बाद आता है ये लोक लेखा समिति के पास, और फाइनली कंक्लूड कर दिया जाता है क्या निष्कर्ष निकला। और किसी भी टैक्सेस या जो फीस होती हैं, किसी भी टैक्सेस या फी के बहुत ही प्यूरिफाई जो आपका आउटपुट होता है उसको डिफाइन करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कैग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। कैग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, और इनका कार्यकाल 6 साल तक या तो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें, जो भी इनमें पहले हो जाए, जो भी पहले हो, 65 साल की उम्र हो जाए या 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, तो जो भी पहले हो, जिससे क्या आपको मिलता है नॉलेज की 6 साल का ही कार्यकाल कैग का होता है। और कैग जो है अपना त्याग पत्र सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। दो आधार थे, देश, अतिव्ययता, और इसके बाद इनका सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बाद टैक्सेस के बारे में है, उसके बाद कैग की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल क्या है, और किसको ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। बने रहिए जमे भैया।
क्राइटेरिया पर स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्ड एंड हार्ड करना चाहिए। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम, हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर। आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वैकेंसी अपडेट देख लेते हैं। आरबीएससी मैकेनिकल इंजीनियर, आरबीएससी मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी आई है। इसके साथ ही साथ आपके पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, ग्रेड 1, ये भी वैकेंसी आई है। और इसी के साथ रिजल्ट आ चुका है जूनियर असिस्टेंट पेट के थ्रू जो हुआ था, पेट 21 के थ्रू, उसका रिजल्ट आया है। एग्जाम हुआ था, हो गया है, आंसर की रिजल्ट वो आया है। और इसके ही साथ महत्वपूर्ण जो भर्तियां हैं आरपीएससी में, लाइब्रेरियन, ये 35 साल बाद, ग्रेड 1 स्कूल शिक्षा में लाइब्रेरियन ग्रेड 1, ये 35 साल के बाद, 35 साल के बाद वैकेंसी है। और इंस्ट्रक्टर पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, पीटीआई की वैकेंसी भी आरपीएससी से आई, पीटीआई की वैकेंसी भी आरपीएससी से आई। और आरएसएम एसएसबी की बात करें, राजस्थान सेवा मंडल, आरएसएम एसएसबी जो राजस्थान का जूनियर बोर्ड है, जिसमें कि पेट सेट किया गया था, जैसे हमारा पेट होता है वैसे सेट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वहाँ पर वो भी किया गया है। इसमें आई है ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी चपरासी की है, चपरासी की वैकेंसी आई किसी डिपार्टमेंट में, ज़्यादा वैकेंसी है आरएसएम एसएसबी में, तो इसको आएगी, इसको भरिएगा जो भी बच्चे हैं उसमें। और डेपुटेशन आई है, एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई डेपुटेशन ऑफिसर्स के लिए। इसमें उम्र दी है 30 साल से लेकर 65 साल तक एज है। और डिपार्टमेंटल 3 से 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिपार्टमेंट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन एक डिपार्टमेंट में सारी वैकेंसीज आई। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण पद और आया है, 19 पद आए हैं, बहुत ही अच्छे, इसमें कि यही इसी के अंतर्गत है। 30 साल से 65 साल एज, एक डेपुटेशन पे है। आप जब जॉब कर लिए उसके बाद और जॉब किसी डिपार्टमेंट में प्रोन्नति करके आपको 5 साल 6 साल के लिए जॉब कराया जाता है, उसको बोलते हैं डेपुटेशन पे जाना। तो इस प्रकार से वैकेंसीज आपके समक्ष आ रही है। और आगामी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हम लोग तैयारी करते रहें। और हमने बताया था कि आरपीएससी जूनियर लॉ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम डेट है, आरपीएससी जूनियर लॉ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 और 5 नवंबर को लगा है, 4 और 5 नवंबर को इसकी डेट लगी। और एमपीपीसीएस प्री की जो डेट है, एमपीपीसीएस प्री की जो डेट है वो 17 दिसंबर को एग्जाम होगा। और एमपीपीसीएस का जो एडमिट कार्ड है 8 दिसंबर को आ जाएगा, 9 दिन पहले। और लास्ट डेट फॉर्म भरने की अभी 22 सितंबर से फॉर्म चालू होगा, कुछ अक्टूबर तक, 10, 12, 15 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे एमपीपीसीएस के। 227 वैकेंसी है एमपीपीसीएस में, जिसमें से जनरल के 90 सीटें टोटल, वो स्टेट वाले के लिए भी, नॉन अदर स्टेट वाले के लिए भी। और 87% जनरल सीट की वैकेंसी यहाँ पे भरी जाती है। ध्यान दीजिए, एमपी में 87% जनरल सीट भरी जाती है और 13% ओबीसी का आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है पूरी वैकेंसी का टोटल। अब इसमें एक्स मिलिट्री मैन और स्वतंत्रता सेनानी वो सब अंदर जो होगा, लेकिन मोटी मोटा है कि 13% ओबीसी आरक्षण लागू है, 87% जनरल सीटें हैं। और उसके बाद एसटी/एससी की जो आरक्षण होंगे वो इसमें होंगे ही होंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मध्य प्रदेश के जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी। आयु उम्र जो होता है 40 साल तक इसकी वैकेंसी आप भर सकते हैं। 40 साल तक पीसीएस वाली वैकेंसी रहती है। और 30 से 35 साल में कंफर्म नहीं हूँ, 30 से 35 साल जो होती है वो आपकी डीएसपी के लिए होती है। डीएसपी वगैरह जो पुलिस की सीटें होती हैं। और यहाँ पे जो एसीएफ अगर एमपी में आएगा फॉर्म, एमपी एसीएफ पिछली बार नहीं निकला था, लेकिन एमपी अगर एसीएफ आएगा तो इसमें भी 40 साल रहेगा उम्र। लेकिन आरएफओ और रेंजर के लिए
ये जो छोटी वैकेंसी होती है रेंज फॉरेस्ट की, इसके लिए आपका 35 वर्ष ही मैक्सिमम या 32 वर्ष या मैं 28 वर्ष ऐसे ही कुछ है ये एज रहती है। मतलब पुलिस बेल्ट सर्विस जो होगी तो 28 वर्ष या 30 वर्ष है एमपी में, एग्जैक्ट तो 28 वर्ष मुझे मालूम है। इस बार नोटिफिकेशन हो सकता है कि परिणाम आ जाए, और 28 वर्ष की बेल्ट सर्विस के लिए पुलिस जो आपकी छोटी रैंक होती है वन विभाग में, लेकिन असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो होता है 40 साल तक होता है। ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय इनकी उम्र 40 तक भी हो वो एसीएफ के फॉर्म को जरूर भरेंगे, जबकि एसएसएफ का फॉर्म आएगा स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज, ये एमपी का आएगा तो इसमें आप एसीएफ देखिएगा, एसीएफ दिया था तो वो 40 साल वाले भरते हैं। इसमें साइंस के पूरे मेंस लिखे जाते हैं, साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो पर्यावरण को कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, जैसे कि आपका आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला होता है, इसी तरह स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज भी होती है क्योंकि हर स्टेट में नहीं होती है। और इसके साथ अपकमिंग वैकेंसी में हमारे पास है हरियाणा सिविल जज, हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन, मतलब स्टार्टिंग स्टेज जूनियर डिवीजन, इसे मजिस्ट्रेट जूनियर मजिस्ट्रेट बनते हैं, मतलब कि प्रथम सीढ़ी जो होती है जज बनने की। तो हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन के फॉर्म एक्सपेक्टेड हैं, जो हमारे पास अक्टूबर नवंबर के अभी तक अपडेट है। अब आगे अगर लेट हो जाए जनवरी दिसंबर तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, जो बच्चे रेलवे कर लिए हैं वो अपनी अपनी स्टेट बार काउंसिल में, अपनी अपनी स्टेट बार काउंसिल में, मतलब अपने स्टेट की स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड जरूर करा लीजिएगा, रजिस्टर्ड करा लीजिएगा। और ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम आपका होने वाला है 29 अक्टूबर को, उसमें शामिल हो जाएगा फॉर्म भर के। अगर आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको COP नंबर, टोटल प्रैक्टिस नंबर मिल जाएगा, तब से आप कहलाने लगेंगे एडवोकेट। अभी आप लॉयर। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्ट एरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद जय भारत, कॉम्ट एरिया को सब्सक्राइब करें।